दोस्तों, अगर आप खेती बाड़ी से जुड़े हैं तो आपने वर्मी कंपोस्ट का नाम ज़रूर सुना होगा। क्या होती है वर्मी कंपोस्टिंग, कैसे करते हैं तैयार, किन किन बातों का रखना है ध्यान, सीखेंगे आज के वीडियो में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रितेश परमार, आप देख रहे हैं गार्डनिंग गुरु। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करें वर्मी कंपोस्ट होती क्या है। जब फार्म से निकले हुए कचरे तथा गोबर को केंचुओं की सहायता से कंपोस्ट के रूप में बदला जाता है, इसी को कहा जाता है वर्मी कंपोस्टिंग। कैसे करना है वर्मी कंपोस्ट तैयार, आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं ये पोर्टेबल यूनिट है। इसको कैसे इंस्टॉल करना है और किन किन बातों का इसमें ध्यान रखना है, चलिए आगे देखते हैं वीडियो में। तो दोस्तों, सबसे पहले जिस स्थान पे भी हमें ये वर्मी कंपोस्टिंग करना है वहाँ की हम अच्छे से साफ़ सफाई कर लेंगे। कंकड़ पत्थर जो है उनको हटा के जगह को अच्छे से बराबर कर लेंगे। दोस्तों, इसके बाद हमें लेनी है खूंटियाँ। खूंटियों की लंबाई जो है वो होनी चाहिए 75 से 90 सेंटीमीटर। इनके ऊपर कहीं भी फांस या फिर कांटे जो निकले हुए हैं उनको हटा के अच्छे से उनको साफ़ सुथरा कर लेंगे। एक तरफ से इसको नुकीला कर लेंगे ताकि हमें ठोकने में सुविधा रहे। अब हमारी जो बेड में जिस स्थान पे खूंटियाँ लगाने के लिए जगह है उस हिसाब से नाप के हम अपनी खूंटियों को लगाना शुरू करते हैं। फिक्स करते समय इस बात का ध्यान रखना है कि जो ऊंचाई है वो 2 फीट से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं इस तरीके से हमारी खूंटियाँ जो है वो अपनी जगह पे लग चुकी है। अब हमें अपने लिक्विड फर्टिलाइज़र यानी कि वर्मी वॉश को कलेक्ट करने के लिए एक कोने पे गड्ढा करना पड़ेगा। इसके अंदर हम रखने वाले हैं एक मटका। तो मटके की साइज़ का गड्ढा हम करेंगे एक कोने के ऊपर। अब दोस्तों, आ गई है हमारी वर्मी बेड और इसको इस तरीके से खोलते हुए पहले बीच में रख लेंगे। अब इसकी दीवारों को खड़ा करके धीरे धीरे खूंटियों के अंदर हम लगाना शुरू करेंगे। सबसे पहले एक तरफ से शुरू करते हैं। तो इस तरीके से खूंटियों के अंदर इसको लगाना है। कोई बहुत ज़्यादा टफ काम नहीं है, इजीली लग जाती है। ध्यान रहे खूंटियाँ आपको बहुत ज़्यादा मोटी नहीं लेना है ताकि इसको लगाने में आपको दिक्कत ना आए। एक बार पूरी बेड खूंटियों के अंदर अच्छे से लग जाए उसके बाद फिर हम इसको नीचे उतारना शुरू करेंगे। ये देखिए, इतनी आसानी से इसे हम लगा सकते हैं। अब दोस्तों, हम लेंगे एक छोटा मटका और इसको जहाँ पे हमने गड्ढा किया था उसके अंदर रख देंगे। इस बात का हमें ध्यान रखना है कि ऊपर बेड के अंदर जो छेद है उसके जस्ट नीचे मटका रहे ताकि आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र जो है वो उसमें इकट्ठा होता रहे। इसके बाद दोस्तों काम शुरू होता है बेड की भराई का। तो बेड की भराई में हम लेयर बाय लेयर भराई करेंगे। इसके लिए आप फार्म से निकला हुआ कचरा तथा गोबर को लेयर बाय लेयर उपयोग कर सकते हैं। जो कचरा आपको उपयोग करना है उसमें इस बात का ध्यान रहे कि सिर्फ गेहूं और चावल का जो भूसा होता है उसका उपयोग वर्मी कंपोस्ट में आपको नहीं करना है, क्योंकि वो आसानी से कंपोस्ट नहीं होता है। ऊपर तक बेड को भरने के बाद अब काम शुरू करेंगे हम इसमें केंचुए छोड़ने का। तो दोस्तों, इस बात का ध्यान रहे स्पेशीज़ जो है वो आपको सिलेक्ट करनी है ऐसी जो कि वर्मी कंपोस्ट के लिए अच्छी हो। यहाँ पे हम आइशिनिया फोइटिडा, जिसे कि ऑस्ट्रेलियन रेड विंगलर भी कहा जाता है, उसका उपयोग कर रहे हैं। जब आप केंचुए डालते हैं तो उस समय ध्यान रहे कि उसके पहले आपका बेड में जो भी आपने डाला है उसको अच्छे तरीके से 1 से 2 सप्ताह तक ठंडा किया होना चाहिए। इसके बाद दोस्तों हम इसे कवर करेंगे। कवर करने के लिए आप कोशिश करें कि फार्म पे ही जो आपका भूसा या पुआल होता है उसी से कवर करें, क्योंकि अगर आप इस पर नेट या और कोई चीज़ लगाते हैं तो उतने अच्छे रिज़ल्ट नहीं मिलते, साथ ही वो थोड़ा सा महंगा भी पड़ता है। इससे केंचुए सीधे धूप, पक्षियों तथा कीटों से बचे रहेंगे। दोस्तों, इसके बाद समय समय पे हमें पानी देते रहना है ताकि जो हमारी कंपोस्टिंग की प्रोसेस है वो अच्छे से हो। साथ ही केंचुओं के लिए नियत 30 से 50% तक नमी हमारी कंपोस्टिंग के दौरान बनी रहे। तो दोस्तों, लगभग इसको हो गए हैं 2 सप्ताह। आप देख रहे होंगे कि हमारी इसमें खाद बनना शुरू हो गई होगी, क्योंकि ये हल्की सी दबी हुई भी लग रही है। अब हम सबसे पहले इसको हटा के देखेंगे कि खाद हमारी बनना शुरू हुई है या नहीं।
ये देखिए दोस्तों, ऊपर ऊपर एक लेयर खाद की बनना शुरू हो गई है। ये इस तरीके से हमारी खाद जो है धीरे धीरे करके पूरा का पूरा गोबर है वो वर्मी कंपोस्ट में बदल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि इसका फ़ायदा क्या है। जहाँ भी आप गोबर की खाद उपयोग करते हैं उसकी जगह पे इसको उपयोग कर सकते हैं। गोबर की खाद में एक समस्या आती है, वो है दीमक की। वो समस्या वर्मी कंपोस्ट के साथ नहीं आती है। बात करें इसके उपयोग की, तो इसे हम कब उपयोग कर सकते हैं। इसे आप खेत की तैयारी के समय सीधे खेत में डाल सकते हैं। उसके अलावा आपकी खड़ी फसल जो है वो वृद्धि अवस्था में जब हो, यानी कि 1 से 1.5 महीने की, तब आप इसे छिड़काव विधि से भी उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा इसको उपयोग आप नर्सरी तैयार करने के लिए भी कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों इसके पोषण की, कि इसमें कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं। तो गोबर में सारे 17 पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो कि एक पौधे के लिए आवश्यक है, क्योंकि ये गोबर से तैयार होती है तो इसमें वही सारे पोषक तत्व मिलते हैं। बात करें मुख्य की, तो इसमें आपका 1.5 यानी कि 1.5% नाइट्रोजन, 1% आपका फास्फोरस और 1% पोटास पाया जाता है, जो कि गोबर की खाद के कंपेयर में 3 गुना होता है। अब बात करते हैं कि इसकी कितनी मात्रा खेतों में डाली जाए। तो बात करें, अगर आप खेत की फसलें लगाते हैं अनाज वाली, तो उनके लिए 3 से लेकर 5 टन पर हेक्टेयर। और अगर आप सब्जी वर्गीय या फिर ऐसी फसलें लगाते हैं जिनका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है, तो उनके लिए आप 5 से 7 टन पर हेक्टेयर के हिसाब से आप इसको उपयोग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि इसको तैयार करते समय किन बातों का ध्यान रखना है। सबसे बड़ी समस्या किसानों के साथ ये आती है कि उनका कहना है कि जब हमने वर्मी कंपोस्ट यूनिट लगाई थी उसके बाद उसमें केचुए डाले, कुछ समय बाद केचुए अपने आप खत्म हो गए। इसका मेन कारण है कि खाद ताज़ी उपयोग की होगी, या फिर गर्मी अधिक होने के कारण केचुए जो है वो मर जाते हैं। तो इसके लिए आपको 2 बातों का ध्यान रखना है। समय समय पर इस पर पानी का छिड़काव करते रहें, ताकि 30 से 50% नमी इसमें बनी रहे। दूसरा, जब इसमें आप गोबर की भराई करें तो गोबर कम से कम 8 से 10 दिन पुरानी ठंडी होनी चाहिए। दूसरी एक दिक्कत होती है कि इसमें चींटियाँ आना शुरू हो जाती है कुछ समय के बाद। तो अब समस्या ये है कि इसके ऊपर आप कीटनाशक का उपयोग भी नहीं कर सकते। तो उस स्थिति से बचने के लिए आप इसमें मॉइस्चर का लेवल बनाए रखें। पानी अगर रहेगा तो चींटियों की समस्या इसमें नहीं आएगी। इस विधि के अलावा अन्य 2 विधियाँ वर्मी कंपोस्ट बनाने के लिए जनरली उपयोग की जाती है। उन दोनों के लिए भी डिटेल वीडियो आपको जल्दी हमारे चैनल पर मिल जाएगा। इस विधि का फ़ायदा ये है कि ये ढेरी विधि से तो महंगी है, लेकिन जो परमानेंट टंका होता है उसके कंपेयर में आपको ये सस्ती पड़ती है। दूसरा, कुछ समय के बाद अगर आपको इसको उठा के कहीं और ले जाना है तो आप इसको शिफ्ट भी इजीली कर सकते हैं। परमानेंट टंके के साथ आप वो नहीं कर सकते। और बात करें ढेरी विधि से, इसका एक फ़ायदा ये है कि इसमें हम लिक्विड फर्टिलाइज़र, ये देखिए यहाँ पे जो हमने गड्ढा किया था वहाँ पे आपका लिक्विड फर्टिलाइज़र भी इसमें बनना शुरू हो गया है। तो इसका उपयोग भी हम खेतों में सीधे छिड़काव के रूप में कर सकते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं आज के वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो से जुड़ा अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। गार्डनिंग से जुड़ी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। तब तक के लिए नमस्कार।